नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंह क्लासेस में, जहां पर आपको वाणिज्य विषय से संबंधित विभिन्न विषयों पर लेटेस्ट नवीनतम व्याख्यान उपलब्ध कराए जाते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम लोग आर्थिक उदारीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी राजनीतिक या आर्थिक चर्चा के अंदर आर्थिक उदारीकरण का जिक्र हमेशा आता है और बिना इस आर्थिक उदारीकरण को अच्छी तरह से समझे हम भारतीय अर्थव्यवस्था के चैलेंजेस को नहीं समझ सकते। आर्थिक उदारीकरण से तात्पर्य उन नियंत्रणों में ढील देना है जो आर्थिक विकास की गति को धीमा करते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में हर वो हर्डल जो हमारी अर्थव्यवस्था को स्लो डाउन करता है या रोकता है या बैरियर करता है, उनको हटाना, दैट इज आर्थिक उदारीकरण। अब प्रश्न ये पैदा होता है, ये आर्थिक उदारीकरण का लाभ क्या होता है, हमें इस आर्थिक उदारीकरण के लिए जाना क्यों चाहिए। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, उत्पादन की गुणवत्ता का सुधार करने के लिए हमें आर्थिक उदारीकरण की तरफ बढ़ना होगा। किसी भी उत्पादन की अच्छी क्वालिटी के लिए जरूरी है हमारे पास कच्चा माल हो अच्छी क्वालिटी का, तकनीक हो सबसे बेहतर और श्रम शक्ति हो सबसे कुशल। अगर हमारे पास ये तीनों चीजें मौजूद हैं तो हम अपने माल की गुणवत्ता सुधार सकते हैं। अगर हमारे माल की गुणवत्ता अच्छी होगी तो हम विदेश की किसी भी अर्थव्यवस्था के साथ कंपीट कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। बाजार का लाभ उठाने के लिए हम 135 करोड़ लोगों का बाजार हैं और ये 135 करोड़ लोगों का बाजार एक असीमित मांग पैदा करता है। किसी भी उद्योग के लिए इस मांग को निरंतर पूरा कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि 135 करोड़ लोग निरंतर मांग पैदा कर रहे हैं। अगर हम आर्थिक रूप से अपने लिबरलाइज हो जाते हैं, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लेकर के आते हैं, तो हम अपने इन लोगों की जितनी भी आर्थिक मांगे हैं, सामाजिक मांगे हैं, जो इनकी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने में सक्षम हो जाएंगे। देशी और विदेशी दोनों ही कंपनियों को एक विस्तृत बाजार प्राप्त हो जाएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का अनुकूलतम उपयोग, मैं बार बार इस चीज के ऊपर जोर देता हूं। प्रकृति ने सभी साधन सीमित पैदा किए हैं, असीमित कुछ नहीं है। इन सीमित साधनों का हमें ऐसा उपयोग करना होगा कि ये साधन समाप्त ना हो लेकिन हमारी जरूरतें पूरी हो जाएं। उदाहरण के रूप में अगर हम पेट्रोल की बात करें, कुछ वर्ष पहले 1 लीटर पेट्रोल में आपके 5 से 6 किलोमीटर कोई गाड़ी चला करती थी। तकनीक का बेहतर उपयोग किया गया, नए नए इन्वेंशंस लाए गए और आज हम 1 लीटर पेट्रोल में 14-15 किलोमीटर तक का एवरेज लेने में सक्षम हो गए। वहीं कुछ गाड़ियां तो हाईवेज पर 20, 21, 22 तक के माइलेज की बात करती हैं। तो कहां 6 का उपयोग और कहां 22। ये जो 6 और 22 का फर्क है, ये है अनुकूलतम उपयोग। पेट्रोल अभी भी 1 ही लीटर लग रहा है, लेकिन उसका उपयोग अब हम कम कर रहे हैं, जबकि जरूरत हमारी पूरी हो रही है ज्यादा। विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि। कोई भी व्यक्ति किसी भी अर्थव्यवस्था में जाके, किसी देश में जाके निवेश केवल तब करना चाहता है जब उसे वहां पर निवेश करने में कोई हर्डल, कोई समस्या ना आए। वो क्या चाहेगा, मैं देश में जाऊं और मैं जिस कंपनी में भी इन्वेस्ट करना चाहता हूं उसके शेयर खरीदूं और अपना काम शुरू कर दूं, या नई कंपनी बनाऊं और काम शुरू कर दूं।
लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, यह संभव बनाता है, जिसकी मदद से विदेशी कंपनियां हमारे देश में आती हैं और जब वो विदेशी कंपनियां आती हैं अपने साथ नई तकनीकें लेकर के आती हैं। उदाहरण के रूप में कोरिया से जब सैमसंग हमारे पास आया या हुंडई हमारे पास आई, जापान से जब सुजुकी हमारे पास आई, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई ये तो अपना माल लेकर के बेचेंगे। लेकिन हुआ क्या? कुछ समय पश्चात इन कंपनियों को महसूस होने लगा कि उत्पादन यहां पर भारत में करना उचित होगा। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट सैमसंग लगाने की तैयारी कर रही है, एक हिस्से तक चालू हो चुका। हुंडई अपना प्लांट इंडिया में लगा रही है। जापान सुजुकी अपने गाड़ियां बनाने का कारखाना यहां लगा रही है, जिसका परिणाम क्या निकला? इन कारखानों को सप्लाई करने के लिए जो हेल्पिंग मटेरियल चाहिए, जैसे गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी का सब सामान कोरिया से नहीं आएगा। सीटें यहीं बनेंगी, लोहा यहीं पर लिया जाएगा, टायर यहीं से मिलेंगे, हमारा पेट्रोल यहीं से लगेगा। तो मोर देन 70% कंपोनेंट्स आपके इंडिया से ही हो जाते हैं। नतीजा आपका आर्थिक विकास होता है। निजी क्षेत्र को बढ़ावा। एक माना जाता है कि सरकारी क्षेत्र मतलब इनकम्पिटेंट, इनएफिशिएंट, प्राइवेट मतलब कंपटीशन नहीं, कंपटीशन प्लस कॉम्पिटिटिव प्लस एफिशिएंसी। निजी क्षेत्र को बढ़ावा। निजी क्षेत्र हमारा इससे प्रमोट होता है, क्योंकि सरकारी लाइसेंसिंग, सरकारी नियम कायदे कानून से मुक्ति नए नए उद्यमियों को अपने उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करती है। भुगतान संतुलन में सुधार। आयात हमारे कम होने लगते हैं, निर्यात बढ़ने लगते हैं। जरा गौर से समझिएगा। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में हमने उद्देश्य रखा था आयातों को बढ़ाना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास ये सामान नहीं है। लेकिन लॉन्ग रन में होता उल्टा है। जब तकनीक आपके पास आ जाती है, कच्चा माल आपके पास आ जाता है, तो आप स्वयं अपने यहां अच्छा माल बनाने लगते हैं। नतीजा आप उस माल की इंपोर्ट खत्म हो जाती है। इंपोर्ट खत्म, एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, हम कंपटीशन में आ गए। नतीजा भुगतान संतुलन में सुधार हो जाता है। मुद्रा प्रसार को रोकने में सहायक ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, आर्थिक सुधारीकरण, आर्थिक उदारीकरण मुद्रा प्रसार को रोकने में सहायक सिद्ध होता है। वो कैसे? मैंने जैसे पहले बताया, मुद्रा प्रसार का अर्थ है बाजार में मांग की तुलना में ज्यादा पैसा, अर्थात बाजार में सामान है कम, पैसा है ज्यादा। तो मुद्रा प्रसार को रोकने के दो ही तरीके, या तो पैसे को कम कर दो या बाजार में वस्तुएं ज्यादा कर दो। अगर मैं बाजार में पैसे कम करने की बात करता हूं तो आम जनता इसका विरोध करेगी, असंतोष फैलेगा। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरी जेब में पैसे कम आ रहे हैं तो मुझे तकलीफ होगी। तो मैं इस रास्ते को नहीं अप्लाई करूंगा। मैं क्या करूंगा? बाजार में सामान बढ़ा दो। लिबरलाइजेशन ने आपके सामान की गुणवत्ता सुधारी, बाजार सुधारा, तकनीक सुधारी, उत्पादन की मात्रा बढ़ा दी। ये उत्पादन जाएगा कहां? ये सारा उत्पादन जाएगा आपके बाजार में। आम नागरिक अपने पैसे को अपनी खुशी से कहीं भी खर्च कर सकता है। अगर आम नागरिक अपने पैसे को खर्च कर रहा है, इसका मतलब उसकी जेब से पैसे निकल रहे हैं, अर्थात मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण हो रहा है। ये थे कुछ लाभ उदारीकरण के। अब हम बात करते हैं उदारीकरण के दोषों की। उदारीकरण के दोषों में सबसे पहला जो दोष है, जिसके लिए उदारीकरण को प्रायः ही प्रताड़ित किया जाता है, उदारीकरण के जो
दोष हैं, उनमें सबसे पहले दोष का नाम लिया जाता है अनावश्यक आयातों को बढ़ावा मिलता है। यहां देखने वाली बात यह है, आम नागरिक उपभोग पर ज्यादा ध्यान देता है उत्पादन की अपेक्षा। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, महंगे मोबाइल, महंगी गाड़ियां, महंगी मोटरसाइकिलें, महंगी उपभोग की चीजें, जैसे ही आयात को खोला जाता है आम जनता इन चीजों के ऊपर टूटती है। जबकि सरकारों की अपेक्षा क्या होती है, तकनीक आए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आए, जरूरी खाद्य पदार्थ आए, वो चीजें अंतिम पायदान पर पहुंच जाती हैं। तो अनावश्यक हमारे आयातों को बढ़ावा मिलता है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब आता है एक उद्योग में पैसा लगाने के लिए, मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी ने 100 करोड़ रुपए लगा दिए, उस उद्योग ने मान लेते हैं हमें 25% की दर से रिटर्न दिया, यानी कि पहले साल में 25 करोड़ का फायदा हो गया, अगले साल एक और 25, तीसरे साल और चौथे साल में 100 करोड़ जो आए थे लाभांश के रूप में, डिविडेंड के रूप में, वापस चले गए। हमारे पास क्या बचा है, ओरिजिनल 100 करोड़ जो कि वापस जा चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यही है। अगले वर्षों में इस इंफ्रास्ट्रक्चर से जो और कमाई होगी, यानी कि 5वें साल में जो 25 करोड़ रुपए कमाई होगी, वो भी लाभांश के रूप में वापस जाएगी। अर्थात आए थे कितने, 100 करोड़, गए कितने, 25 करोड़ फालतू 5 साल में। अगर इंडस्ट्री 20 साल चल गई तो आप सोच लीजिए कितना पैसा वापस जाएगा। तो फॉरेन कैपिटल जितनी तेजी से आती है, उदारीकरण के प्रभाव स्वरूप उतनी ही तेजी से वापस भी चली जाती है। देश की आत्मनिर्भरता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इंस्टेंट, तुरंत। हमें क्या चाहिए, हमें बहुत अच्छा मोबाइल चाहिए, 2 रास्ते, खुद बनाओ या जहां पर बना हुआ है वहां से खरीद लाओ। आम जनता उदारीकरण का फायदा उठा करके क्या करती है, जहां उपलब्ध है अच्छी तकनीक का मोबाइल, वहां से तुरंत इंपोर्ट कर लो। तो हमारी आत्मनिर्भरता, उसमें दिक्कत आ जाती है। हम हर चीज के लिए विदेशों का मुंह देखने लगते हैं। श्रम शक्ति का पूरा उपयोग रुकने लगता है। आरंभिक स्तर पे ऐसा लगता है कि श्रम शक्ति यूज हो रही है, श्रम शक्ति का एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो गया है, लेकिन तकनीक अंतिम रूप में हमेशा श्रमिक के विरोध में जाएगी। जिस काम को आज की तकनीक 200 लोगों से पूरा काम करा रही है, भविष्य की तकनीक इन 200 लोगों में से कुछ लोगों को बेरोजगार करेगी। यह तकनीक का दुष्परिणाम है, क्योंकि तकनीक का उपयोग श्रम शक्ति को बचाने के लिए ही किया जाता है। 2 ही उपयोग होते हैं तकनीक के, श्रम शक्ति बचे नंबर 1, कार्यकुशलता बढ़े नंबर 2। श्रमिक से कार्य क्षमता, कार्यकुशलता एक सीमा तक आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अंतहीन नहीं है। तो ये उदारीकरण के दोष हो गए। अब प्रश्न ये पैदा होता है, उदारीकरण के इस नीतियों के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। उदारीकरण की यह प्रक्रिया 1991 की आर्थिक नीतियों के साथ शुरू हो गई थी। 1991 में भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को आरंभ किया और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया। भारत सरकार ने प्रयास किया कि हमारे जो उद्योग हैं उनका स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर पहुंच जाए, उनको लेवल के कंपीट करने की कोशिश में आ जाए। इस काम के लिए प्राइवेटाइजेशन को एनकरेज किया गया, निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। इस प्रक्रिया में भारत सरकार ने पहले 17 उद्योग 17 इंडस्ट्रीज को प्रोहिबिट कर रखा था कि ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाएंगी।
इस लिस्ट को घटा करके 4 पर ला दिया, यानी कि 13 उद्योगों को सरकार ने कहा अब आप इन पर कहीं पर भी कोई भी प्राइवेट सेक्टर इनके ऊपर काम कर सकता है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन उठा दिए। बाजार को सीमित रखने के लिए, लोगों की क्रय शक्ति को रोकने के लिए पूर्व सरकारों ने एक्सपेंशन के ऊपर जो विस्तार है, क्षमताओं का विस्तार है, उसके ऊपर रोक लगा रखी थी। उदारीकरण की इस प्रक्रिया में हमने हर क्षेत्र को खुला हाथ दे दिया, जितना कर सकते हो करो, आपके ऊपर अब कोई एक्सपेंशन की लिमिट लागू नहीं होती है। अगर आप एक दिन में 100 यूनिट बना सकते हो, ओके, आप 500 बना सकते हो, गो है, आप 5000 बनाना चाहते हो, स्वागत है आपका। लाइसेंस से मुक्ति। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए पहले प्रत्येक इकाई के लिए हमें लाइसेंसेस की आवश्यकता पड़ती थी। अब उदारीकरण की इस प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें लाइसेंसेस से मुक्ति दे दी। केवल वो उद्योग जिनसे जीवन या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, केवल उन उद्योगों के लिए लाइसेंस अभी भी आवश्यक है, बाकी सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस समाप्त किए जा चुके हैं। उदारीकरण की प्रक्रिया से पहले प्राथमिक क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में विदेशी विनियोग की सीमा बहुत कम थी। कोशिश रहती थी कि बाहर का व्यक्ति आकर के 50% से नीचे ही रहे, ताकि उस इंडस्ट्री का स्वामित्व भारतीय कंपनी या भारतीय व्यक्ति के पास रहे। आर्थिक उदारीकरण की इस प्रक्रिया में इन्वेस्टमेंट की इस सीमा को 51% तक बढ़ा दिया, जिसका परिणाम क्या निकला? अब कोई भी बाहर की कंपनी आकर के अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकती है और उस कंपनी के ऊपर कंट्रोल कर सकती है। रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट्स, आयात में छूट दी गई, प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए। मोटा मोटा नटशेल में अगर कहें, सुरक्षा मदों के अतिरिक्त वो आइटम्स जो सुरक्षा से संबंधित हैं, देश की सुरक्षा से संबंधित हैं, उनको छोड़ करके बाकी सभी चीजों के ऊपर से क्वांटिटेटिव प्रतिबंध हटा दिए गए, मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिए गए। कितना लाना चाहते हो, तुम पर पैसे कितने हैं, जितना लाना चाहते हो ले आओ, कोई प्रतिबंध नहीं। लघु उद्योगों के लिए कुछ क्षेत्र आरक्षित कर दिए कि इन इंडस्ट्रीज में लघु क्षेत्र के लोग ही कार्य करेंगे और उनको लाइसेंस से मुक्ति, पूंजी उपलब्ध कराई गई, स्थानीय स्तर पर उनको प्रमोट किया गया, लघु उद्योगों का विकास होने लगा। पूंजी बाजार का उदारीकरण किया गया। पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, यानी कि आपका शेयर बाजार, आपके जहां कहीं से भी पूंजी आ सकती है, तो वहां पर भी हमने उसको उदारीकरण किया, ताकि हम विदेशों से आने वाले लोगों से पैसा आसानी से और बिना किसी हिचकिचाहट के हम इसको लेके आ सके। विनिवेश प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। विनिवेश मतलब जो सरकारी कंपनियां हैं, उन कंपनियों को प्रयास किया गया कि किसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए, ताकि उनकी कार्यक्षमता नंबर 1, उनकी एफिशिएंसी नंबर 2, उनका कैपिटल रिटर्न, पूंजी पर जो रिटर्न आना है वो, इन सब चीजों को बढ़ाया जा सके। पूंजी की स्वदेश वापसी का स्वागत किया गया। हमारे एनआरआई, हमारे मजदूर भाई जो विदेशों में कार्यरत रहते हैं, वो वहां से जो पैसा कमाते हैं, उस पैसे को हमने स्वागत किया। अगर आप अपने डॉलर को, अपने दिनार को, अपने करेंसी को इंडिया भेजना चाहते हैं ताकि आपके परिवार को कुछ सुख सुविधा मिल सके, आपका स्वागत है। विदेशी पूंजी को, स्वदेशी पूंजी है विदेश में, लेकिन है तो इंडियन की ना, तो उस स्वदेशी पूंजी को हमने वापस बुला करके उसका स्वागत किया। इस आर्थिक उदारीकरण के वजह से
जो औद्योगिक रुग्णता को रोक ले, इंडस्ट्रियल सिकनेस को, जिसके बारे में हम लोग अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे, इंडस्ट्रियल सिकनेस को रोकने का प्रयास किया गया। ये थे कुछ उपाय जो कि भारत सरकार ने लिबरलाइजेशन के लिए किए थे। आज का लेक्चर आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन और कमेंट, इनको जरूर दबाइए, अपने कमेंट जरूर लिखिए। कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप आज के लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद दोस्तों।